नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूंगा इंडिया के एक पॉपुलर ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। देखिए नाम तो आपने देख ही चुके होंगे। कंपनी का नाम है अशोक लेलैंड। देखिए सबसे पहले मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोगों को अशोक लेलैंड के ऊपर डिटेल्स में वीडियो चाहिए, कंपनी का अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, कंपनी का टारगेट क्या है, कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, साथ ही साथ लास्ट में टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स क्या बता रहा है, क्या सचमुच कंपनी अप ट्रेंड में है, क्या एक लंबा जर्नी हो सकता है। तो सब कुछ डिस्कशन करूंगा और मेरा जो खुद का स्विंग ट्रेडिंग जो है, मैंने किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग लेकर काम कर रहा हूँ, वो मैं आज इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मेरा मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि आपको अगर मैं हेल्प कर पाऊँ, आपको कुछ सिखा पाऊँ, तो यही मेरा मेन मकसद है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं अशोक लेलैंड के अपकमिंग फ्यूचर के टारगेट क्या है, अपकमिंग फ्यूचर में उसका बिजनेस मॉडल किस लेवल तक वो लेके जाने वाला है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। जैसे देखिए कंपनी का ट्रक ट्रक भी देखिए अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी के ट्रक बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी बसेस का भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो मतलब ईवीज के हो, चाहे वो हाइड्रोजन के ऊपर भी बसेस बना रहा है। लाइट व्हीकल देखिए कमर्शियल जो लाइट व्हीकल है, इसके ऊपर अशोक लेलैंड बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है मैं अभी आपको बताऊंगा। पावर सॉल्यूशन जैसे देखेंगे तो जितने सारे डीजल जनरेटर होते हैं तो वो भी कंपनी बना रहे हैं। साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा योगदान है अशोक लेलैंड का। डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा काम करते हैं। बहुत सारे ट्रक्स से लेकर बसेस से लेकर बहुत सारे फाइटर को जो जितने सारे प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे पिक्चर आपको देखने को मिला है। तो इस तरीके से कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है बहुत बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अपकमिंग टाइम्स में जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है उसका डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, बड़े बड़े एनालिसिस से ही बता रहा है। कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, बसेस क्या है, लाइट व्हीकल क्या है, डिफेंस में कौन सा प्रोडक्ट है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी कंपनी का बिजनेस कितना स्ट्रांग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट शेयर के हिसाब से कमर्शियल जितने सारे व्हीकल्स है उसमें 16% मार्केट शेयर इसके पास है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल में सबसे ज्यादा लीडर प्लेयर है टाटा मोटर्स। उसके बाद अशोक लेलैंड भी है। उसके बाद एचआर मोटर भी है और भी बहुत सारे कंपनीज है। तो इलेक्ट्रिक बसेस इंडस्ट्रीज में कंपनी बहुत पीछे है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेक यहाँ पे एक पॉपुलर कंपनी है। उसके बाद देखा जाए तो अशोक लेलैंड भी धीरे धीरे करके इस फील्ड में आगे बढ़ रहा है। टाटा भी इस सेक्टर में बहुत तेजी से काम कर रहा है। लाइट कमर्शियल व्हीकल में कंपनी की एक शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। 70% मार्केट शेयर इसके पास है। मीडियम एंड हेवी गुड्स जो कैरियर्स है उसके ऊपर 31%। एंड मीडियम जो हेवी गुड्स नहीं, हेवी कमर पैसेंजर जितने सारे गाड़ियां है उसमें 30% मार्केट शेयर इसके पास है। स्कूल बसेस इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो 45% मार्केट शेयर इसके पास है। मतलब रास्ते में अगर 100 गाड़ियां स्कूल के देखने को मिलेगा तो उनमें से 45 गाड़ियां इसी का ही देखने को मिल जाएगा, अशोक लेलैंड कंपनी का ही देखने को मिल जाएगा। तो सोचिए कितना मार्केट शेयर कितना स्ट्रांग है, कितना स्टेबिलिटी के साथ कंपनी काम कर रहा है। अभी चलो कंपनी के ऊपर और कुछ गुड पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। कंपनी के अपकमिंग जो टारगेट एंड अपकमिंग जो कैपेक्स, देखिए अशोक लेलैंड के एक ऑटो कार प्रोफेशनल इस वेबसाइट के माध्यम से एक डेटा देखने को मिला कि बताया जा रहा है कि अशोक लेलैंड कैपेक्स ₹750 से लेकर 800 करोड़, और वो भी फाइनेंशियल ईयर 2025 में। मतलब इस साल में 2024 से लेकर 2025 इस साल में टोटल कंपनी कैपेक्स अनाउंसमेंट कर चुके हैं 750 करोड़ से 800 करोड़ तक। मतलब इतना इन्वेस्टमेंट करने वाला है खुद के बिजनेस के ऊपर। तो मेरे हिसाब से बेस्ट कैपेसिटी है, क्योंकि इतनी ज्यादा कैपेसिटी इंक्रीज करा है तो एक बड़ा धमाका तो होगा। क्योंकि ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद आप देख सकते हैं एमडी और सीईओ उन्होंने खुद कहा। तो मेरे हिसाब से एक बिग इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस कंपनी के ऊपर, और यही इन्वेस्टमेंट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफी रहेगा। अभी चलो कुछ कंपनी के कैपेक्स के साथ साथ कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में प्लान क्या है। देखिए कंपनी के बताया जा रहा है कि अशोक लेलैंड लीडिंग कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हैज मतलब सर्वेल अपकमिंग प्रोजेक्ट एंड इंक्लूडिंग जो डेटा है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। देखिए बताया जा रहा है कि न्यू प्लांट इन उत्तर प्रदेश, मतलब कंपनी नया एक प्लांट बनाने जा रहा है। और वो भी देखिए बताया जा रहा है अशोक लेलैंड बिल्डिंग ए न्यू 70 एकड़ जो प्लांट है इन उत्तर प्रदेश टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक बसेस, ट्रक्स एंड अदर्स व्हीकल्स। तो बेसिकली यूपी में जो फैक्ट्रीज बनाया जा रहा है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज बनाया जा रहा है, बिल्डिंग बनाया जा रहा है 70 करोड़ देकर, वो टोटली इलेक्ट्रिक बसेस बनाने के लिए और ट्रक्स एंड अदर्स व्हीकल्स के ऊपर।
तो बताया जा रहा है कि द प्लांट विल बी इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 2500 व्हीकल्स पर ईयर, मतलब सालाना 2500 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि व्हिच इज द कंपनी प्लांट इंक्रीज 5000 व्हीकल्स पर ईयर आदर्स नेक्स्ट डिकेट्स, मतलब फर्स्ट टाइम कंपनी 2500 गाड़ियाँ बनाएगा। फ्यूचर में कंपनी का टारगेट है 5000 गाड़ियाँ हर साल में बनाने के लिए। तो 5000 गाड़ियाँ का मतलब क्या है आप सोचिए, एक बार में 5000 से मैं डिवाइड कर दूं 365 डेज का, तो ओवरऑल हर दिन 13 गाड़ियाँ बनेगा। हर दिन 13 गाड़ियाँ, मतलब सोचिए कितना बड़ा स्टेबिलिटी है कंपनी के कैपेक्स में। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बस फैक्ट्रीज बनाने जा रहा है, वो भी लखनऊ में, और वो भी टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 500 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सितंबर में ये मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है फैक्ट्री चालू हो जाएगा सितंबर के मंथ से। तो बेसिकली ये भी एक गुड पॉइंट्स है। साथ ही साथ कंपनी का जो बेस्ट पॉइंट है वो है हाइड्रोजन पावर बसेस। हाइड्रोजन के ऊपर कंपनी बहुत तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर फ्यूचर में बहुत ज्यादा बसेस चलने वाले हैं। तो कंपनी बता रहा है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हाइड्रोजन पावर बसेस का जो बिजनेस है, तो उसके लिए कंपनी 18 to 24 मंथ अभी वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हाइड्रोजन बसेस बनाना स्टार्ट होगा। तो उसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा मॉडुलर जो डिजाइन है, मॉडुलर डिजाइन के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बिजनेस बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ कर रहा है। और इससे बड़ी बात क्या है, मैं कुछ और पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से देखना इस चीजों को। आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि नेट जीरो कंपनी बनाने जा रहा है कंपनी, मतलब अशोक लेलैंड बता रहा है कि मेरा जो कर्जा है उसको जीरो करने वाला हूँ। क्योंकि सबसे ज्यादा कर्जा अगर देखा जाए तो अशोक लेलैंड के पास ही है। टाटा मोटर्स के पास बहुत ज्यादा कर्जा था, उन्होंने कर्जा बहुत सारे कम कर दिए। अभी अशोक लेलैंड के पास बहुत ज्यादा कर्जा है। और अभी बताया जा रहा है कि अशोक लेलैंड खुद के जो कर्जा है उसको जीरो करने वाला है, क्योंकि अभी नया प्लान बनाना है, नया मैन्युफैक्चरिंग करना है, इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर काम करना है, हाइड्रोजन बसेस के ऊपर काम करना है। तो उसके लिए कंपनी का कर्जा लेना पड़ रहा है। जैसे कंपनी का टारगेट है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, साथ ही साथ फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, साथ ही साथ हाइड्रोजन मतलब इंटरनल कंबंशन इंजन, साथ ही साथ देखें तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस, साथ ही साथ अ, और भी कुछ सीएनजी बसेस, साथ ही साथ मिनी पैसेंजर बसेस। तो कुछ टारगेट है, इस तरीके से गाड़ियां वो मार्केट में लॉन्च करने वाला है। तो मैं सारे पॉइंट्स में इसीलिए आपके साथ शेयर किया क्योंकि कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स में पता होना चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी के ऊपर आप काम करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके बारे में अगर आपको डेटा नहीं है तो आप बुरी तरीके से बाद में फंस सकते हैं। अभी चलो कंपनी के बाकी डिटेल्स देख लेते हैं, वैल्यूएशन के बारे में चेक कर लेते हैं। देखिए कंपनी का मार्केट कैप 64,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी के पी रेशियो और इंडस्ट्रीज पी रेशियो ऑलमोस्ट आसपास है, चलो ठीक है, मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये ठीक ठाक है। कंपनी थोड़ा सा पी रेशियो हाई है, और फिर भी मैं कंपनी के खुद के पी रेशियो के हिसाब से बात करूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो एवरेजली था 29%, आज 20 के आसपास है। इसका मतलब वैल्यूएशन सस्ता ही है। दूसरी बात, कंपनी का आरओसी आरओई तो ठीक है। और कंपनी के सबसे दिक्कत वाला बात ये है कि कंपनी का कर्जा बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी 64,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 40,000 करोड़ का कर्जा है। ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास डेप्थ है, बहुत ज्यादा डेप्थ है। सोचिए कंपनी का अगर बिजनेस थोड़ा सा भी स्लो हो गया, मतलब सेल्स डाउन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया, तो कंपनी बहुत बड़ा खतरे में पड़ सकते हैं। ये कंपनी के बहुत बड़ा वीकनेस पॉइंट है। दूसरी बात, कंपनी का अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखूं तो कंपनी देखिए बहुत शानदार तरीके से हर साल में खुद के सेल्स को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। कंपनी प्रॉफिट भी जो एक टाइम लॉस कर रहा था 3 साल पहले, वो आज प्रॉफिट में है। सिर्फ प्रॉफिट में नहीं है, स्ट्रांगली प्रॉफिट में है, क्योंकि प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो भी अगर देखेंगे तो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंटेन्स हो रहा है। इसलिए कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट कर रहा है। तो कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात यही है कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है, क्या उस कर्जे को क्या कंपनी मिटा सकते हैं? कल अगर बोला जाए कि उस कर्जे को आपको मिटाना पड़ेगा, क्या खुद के रिजर्व से वो मिटा सकते हैं? देखिए कंपनी का टोटल कर्जा है 40,000 करोड़, और कंपनी के हाथ में कितना पैसा है? 8,000। 8,000 करोड़ रिजर्व है। एंड फिक्स्ड एसेट कितना है? फिक्स्ड एसेट है 8,000। मतलब 8 16,000 करोड़ यहाँ पे, 16 से 17,000 करोड़ यहाँ पे मिलेगा। बाकी देखिए कंपनी के हाथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी के हाथ में ट्रेड रिसीव कितना हुआ है? 3,800 करोड़। कैश कितना है? 7,000 करोड़। और कंपनी के ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं एक साथ जोड़ूं तो क्या कंपनी के जो कर्जा है उसको मिटा पाएंगे? तो वहां पे कितना बना था? वहां पे बने थे 8 8 1617। 17 के बाद यहाँ पे कितना बने? तो मैं 17 और ओवरऑल ओवरऑल बन रहा है 27,000 करोड़ के आसपास। तो जितने हाथ में पैसा है, जितना रिजर्व है, जितना फिक्स एसेट है, सारे को एक साथ अगर जोड़ भी दिया जाए तो 27,000 करोड़ कंपनी के हाथ में कैश है। तो मतलब कंपनी के हाथ में अभी इजीली वो निकल सकते हैं। तो ओवरऑल कंपनी के कर्जा बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा एक वीकनेस पॉइंट है। फिर भी देखिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। जैसे एफआईएस के पास
से 17% होल्डिंग था वो सीधा सीधा 25% हो गया। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो डीएस के पास 19% था, वो थोड़ा सा माल बेच दिया। पब्लिक के पास पहले जितना था आज भी उतना है, प्रोमोटर के पास पहले जितना था आज भी उतना है। तो ओवरऑल कंपनी के ऊपर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखा जाए तो पहले जितना शेयर होल्डर्स था, पिछली बार भी जितने शेयर होल्डर्स थे, थोड़ा सा शेयर होल्डर अभी कम हो चुके हैं। मतलब कुछ शेयर होल्डर ने माल बेचा है और यही बेचने के कारण शेयर में कुछ दिनों से लगातार करेक्शन होता हुआ देखने को मिले। ओवरऑल मार्केट में भी एक प्रेशराइज है, उसके साथ साथ यहाँ पे भी करेक्शन होता हुआ देखने को मिले। ध्यान से देखना, कोविड के टाइम में जब कंपनी करेक्शन हुआ था 2018 के बाद इंडस्ट्रीज मतलब ऑटो इंडस्ट्रीज में भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। सिर्फ अशोक लेलैंड के ऊपर नहीं, सारे कंपनीज के ऊपर गिरावट देखने को मिला था। अभी देखिए उसी तरीके से अगर सिचुएशन को देखिए, कंपनी रिबाउंड किया और इस लेवल को ब्रेकआउट किया। अब ध्यान से देखना, ये जो लेवल था, ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस था और इसी रेजिस्टेंस को कंपनी ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस मतलब 157 लेवल को कंपनी ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी रिटेस्ट किया इस जगह पे। इस जगह पे कंपनी का रेजिस्टेंस बना था, यहाँ पे रिटेस्ट किया, उसके बाद बाउंस किया। तो यहाँ पे बाउंस जो हो रहा है, क्या बड़ा धमाका हो सकता है? देखिए अगर मैं प्रीवियस डेटा को चेक करूँ तो कंपनी के ऊपर इसी तरीके से हालत पहले भी एक हुआ था। पहले भी देखिए यहाँ पे कुछ टाइम ऑफ पीरियड में होल्ड किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद बिग बाउंस हुआ। तो उसी तरीके से अगर नजरिया को यहाँ पे भी देखे तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद एक धमाका हो रहा है। तो सचमुच एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। हाँ, टाइम लग सकता है। अभी चलो कंपनी के ऊपर मेरा स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में किस तरीके से स्ट्रेटजीज मैंने यूज करा हूँ। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से स्ट्रेटजीज को देखूँ तो ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से पैटर्न्स के बेसिस में मैंने क्या किया था, कंपनी के ऊपर एक पोजीशन बना था। पोजीशन का मतलब क्या है, अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से एक कप बना था। एक लंबा जर्नी के हिसाब से एक कप बना था। कप का मतलब है इस तरीके से टॉप को मार्किंग किया, यहाँ पे जिस टॉप को वो रेंज को हिट किया उसी लेवल को मार्किंग करके मैंने कप बनाया। कप के बेसिस में मुझे उसके साइड में मुझे एक हैंडल भी मिला और मुझे हमेशा चाहिए था एक कप विद हने पैटर्न्स। उसके बाद ब्रेकआउट। तो क्या सचमुच यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था? अभी देखो तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट किया। उसके बाद देखिए कंपनी बहुत टाइम यहाँ पे होल्ड किया, इस बार बार इस लेवल को सपोर्ट के हिसाब से लिया, उसके बाद बिग बाउंस हुआ था। अभी हुआ कुछ ऐसा कि कंपनी थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद कंपनी करेक्शन का माहौल में है। तो अगर यहाँ से नीचे आए तो कहाँ तक आ सकते हैं? पहली बात ध्यान से देखना, पहली बात कंपनी के यहाँ पे एक रेंज में क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे रेंज क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए जब कंपनी इसको ब्रेकआउट करके नीचे आया था और उसके बाद देखिए फिर से वो जर्नी किया, मतलब यहाँ पे कंपनी एक स्ट्रांगली सपोर्ट बनाएगा और वही सपोर्ट कौन सा लेवल में है, 207 रुपीज के आसपास। और सपोर्ट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के भी सपोर्ट है। तो दो सपोर्ट कंपनी को यहाँ पे रोक सकते हैं। तो रोक सकते हैं मतलब क्या है, मतलब कंपनी इस सपोर्ट को फेस करके कंपनी फिर से यहाँ से बाउंस कर सकते हैं। तो जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, मेरा जो स्विंग बेसिस में टारगेट है वो कुछ 300 रुपीज के आसपास लेके चल रहा हूँ। और एंट्री पॉइंट से अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट टारगेट जो है वो 80% के आसपास मिलने वाला है। ये टारगेट मुझे अगर एक दो साल में भी मिले तो भी मेरे लिए फर्क नहीं है, मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो बाकी आपके क्या राय होगा जरूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सारे डेटा में कलेक्ट कर पाया हूँ वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अपडेट है, क्या आप जानना चाहते हैं, कौन सा कंपनी के ऊपर शेयर के डिटेल्स एनालिसिस पाना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स करके बताइए। उसके बारे में वीडियो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार आपके सिविल एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।